लेसन नंबर 5 रहेगा, सॉरी, ठीक है। ये लेसन नंबर 5 में अभी हम डिडक्शंस का टॉपिक ही कर रहे हैं, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U। और ये जो टॉपिक है ये हमारे इनकम टैक्स सब्जेक्ट के अंडर आता है। अभी तक हमने लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 4 तक वीडियोस देख ली हैं, जिसमें हमने अपने टॉपिक के ऊपर डिडक्शंस पे डिस्कस कर लिया है, डिडक्शंस की पूरी लिस्ट पढ़ ली है हमने। 80C के सेक्शन को स्टार्ट कर दिया गया है। 80C के सेक्शन में क्या हमारे पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं वो हमने पढ़े थे। अब बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो कोर्स है ये आपके कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है और इस टॉपिक से कम 2 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों के लिए, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अभी तक हमने इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पढ़े थे सेक्शन 80C में। कौन कौन से बेटा? एक प्रोविडेंट फंड पढ़ा था, एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड पढ़ा था, एक आपका था जब आप लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हैं, और चौथा आपका था सुकन्या समृद्धि स्कीम में। ये 4 आपने इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पढ़े थे। अगर आप इन 4 ऑप्शंस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग आपको डिडक्शन मिल जाती है अंडर सेक्शन 80C। अब हम बाकी के ऑप्शंस पढ़ेंगे। पहला क्या कहता है? रीपेमेंट ऑफ होम लोन प्रिंसिपल अमाउंट। बेटा रीपेमेंट ऑफ होम लोन प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब होता है कि आपने घर के लिए होम लोन लिया था, ठीक है। आपको एक घर बनवाना है और उस घर के लिए आपने लोन ले रखा है। जब उस लोन की रीपेमेंट आप करते हैं, हर साल आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है लोन का। जो आप रीपेमेंट कर रहे हैं उस होम लोन के रिगार्डिंग, तो जो रीपेमेंट का पार्ट है, जितना भी आप पे बैक कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग आपको डिडक्शन मिल जाएगी। देखो, द ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट EMI, जो EMI की आप अमाउंट को जो आप इंस्टॉलमेंट्स के रूप में पे करते हैं, goes towards the repayment of the principal amount on your home loan is also eligible for tax deduction under section 80C of the income tax। जो होम लोन के ऊपर आपने प्रिंसिपल अमाउंट ले रखा है, उसकी जब आप रीपेमेंट करते हैं, कैसे? इंस्टॉलमेंट्स के रूप में, तो वो डिडक्शंस के लिए अवेलेबल होती है या एलिजिबल होती है अंडर सेक्शन 80C। बट बेटा याद रखना, मैंने आपसे मान लो 10 लाख रुपए का लोन लिया है घर बनवाने के लिए, ठीक है, बैंक से। तो बैंक को जो हम रीपे करते हैं वो टोटल अमाउंट रीपे करते हैं। टोटल अमाउंट का मतलब होता है, देखो लिखा हुआ है, जो रीपेमेंट होती है होम लोन की या किसी भी लोन की, उसमें 2 कंपोनेंट्स ऐड होते हैं, हमेशा याद रखना। एक होता है प्रिंसिपल अमाउंट और एक होता है इंटरेस्ट। क्योंकि जो बैंक होता है, बैंक आपको 10 लाख रुपए पे कर रहा है, ठीक है, होम लोन के रूप में, तो वो आपसे 10 लाख रुपए वापस थोड़ी लेगा, वो तो हर साल का इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करके लेगा। तो हर साल का जब इंटरेस्ट भी लगा रहा है, तो इसका मतलब हर साल की जो रीपेमेंट हो रही है, मान लो आपकी पेमेंट हो रही है 50,000, तो वो जो 50,000 है उसमें मान लो 40,000 तो वो प्रिंसिपल अमाउंट है, 10 लाख का पार्ट है, और जो 10,000 जा रहा है वो एक्स्ट्रा अमाउंट जा रहा है इंटरेस्ट के रूप में। तो हमेशा याद रखना, किसी भी लोन की जब आप रीपेमेंट करते हैं उसमें 2 कॉम्पोनेंट्स ऐड होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल अमाउंट और एक होता है इंटरेस्ट का अमाउंट। जो इंटरेस्ट पार्ट होता है रीपेमेंट का, कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स। जब आप होम लोन के आपने लोन लिया होम की कंस्ट्रक्शन के लिए, होम को खरीदने के लिए, तो आप उस लोन को रीपेमेंट करते हैं। उस रीपेमेंट में 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट और एक होता है इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट की आप पेमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते अंडर सेक्शन 80C की बात कर रही हूँ। बट जो आप प्रिंसिपल अमाउंट को रीपे कर रहे हैं उसके लिए आप डिडक्ट कर सकते हैं। अभी इसमें लिखा हुआ है कि जो आप होम लोन के ऊपर प्रिंसिपल अमाउंट रीपे कर रहे हैं उस पे आपको क्या मिलती है बेटा? डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 80C। बात समझ आ रही है कि रीपेमेंट ऑफ होम लोन में प्रिंसिपल अमाउंट भी रीपे होता है और इंटरेस्ट अमाउंट भी रीपे होता है, बट प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर डिडक्शन मिल जाती है, बट इंटरेस्ट अमाउंट के ऊपर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C नहीं मिलती, वो फिर कोई और सेक्शन के अंडर मिलती है। क्लियर हुआ पॉइंट? ओके जी। नेक्स्ट बेटा क्या है? नाबार्ड रूरल बॉन्ड्स। बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड्स एक तरीके के डिबेंचर्स ही होते हैं, ठीक है, जैसे सर्टिफिकेट्स होते हैं ना, वही होते हैं। किसी कंपनी के आप बॉन्ड्स खरीद रहे हैं, दैट मीन्स आप उसमें पैसा लगा रहे हैं और मैच्योरिटी पे वो पैसा आपके पास वापस आएगा और आप उस पर इंटरेस्ट भी कमाते हैं, ठीक है। जो नाबार्ड होता है उसकी नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। वो 2 तरीके के बॉन्ड्स को ऑफर करता है, एक होते हैं भविष्य निर्माण बॉन्ड्स और एक होते हैं नाबार्ड रूरल बॉन्ड्स, ठीक है। However, only the latter का मतलब होता है बेटा, ये होता है आगे वाले जो वर्ड लिखा होता है उसको बोलते हैं फॉर्मर, और जो पीछे वर्ड्स लिखे होते हैं उसको बोलते हैं लैटर। जैसे अगर मैंने लिखा एप्पल एंड मैंगो, तो एप्पल मैंने आगे लिखा तो वो फॉर्मर वर्ड है, और मैंगो मैंने पीछे लिखा एंड के पीछे लिखा तो वो लैटर वर्ड है।
However, only the latter qualifies for the tax deduction under section 80C of the Income Tax Act. Latter मतलब जो बाद में लिखा है, एंड के बाद क्या लिखा है, नाबार्ड रूरल बॉन्ड्स। अगर कोई पर्सन आपके ये भविष्य निर्माण के बॉन्ड्स और नाबार्ड के रूरल बॉन्ड्स दोनों में पैसा लगाता है, तो बेटा सिर्फ नाबार्ड के रूरल बॉन्ड्स में जो आपने पैसा लगाया है उतने अमाउंट के लिए आप एलिजिबल हो डिडक्शन पाने के लिए अंडर सेक्शन 80C। भविष्य निर्माण जो बॉन्ड्स हैं उसमें अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो उसमें आपको डिडक्शन नहीं मिलती। इन्वेस्टमेंट करो, इंटरेस्ट कमाओ, बट जो इंटरेस्ट का अमाउंट कमाया और जो इन्वेस्टमेंट करके जो पैसा वापस आया उस पर पूरा टैक्स लगता है। बट अगर आप ये नाबार्ड के रूरल बॉन्ड्स ले रहे हो और उस पर आपने पैसा कमाया तो उस पर टैक्स नहीं लगता, उस पर डिडक्शन मिल जाती है आपको, ठीक है। और वो मैक्सिमम अमाउंट कितना अवेल कर सकते हो आप, 1.5 लाख का, क्योंकि 80C में डिडक्शन ही उतने की मिलेगी। मैक्सिमम अमाउंट कितने की डिडक्शन अलाउड है 80C में, सिर्फ 1.5 लाख रुपए की। क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, 5 ईयर पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम। बेटा पोस्ट ऑफिस, जो आपकी पोस्ट ऑफिस, यहाँ बैंक की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ पोस्ट ऑफिस में अगर आप टाइम डिपॉजिट स्कीम में 5 साल के लिए पैसा डिपॉजिट करने जाते हैं। टाइम डिपॉजिट का मतलब होता है टाइप ऑफ FD, फिक्स डिपॉजिट्स, कि एक प्रॉपर टाइम के लिए आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हो, उससे पहले आप निकाल नहीं सकते। पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट स्कीम्स जो होती हैं वो एक तरीके की फिक्स डिपॉजिट्स होती हैं जो बैंक्स ऑफर करते हैं उनको बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट्स, और जो पोस्ट ऑफिस ऑफर करते हैं उनको बोलते हैं पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट्स। बस नाम चेंज है, होती वही सेम चीज़ है। जो ड्यूरेशन है स्कीम्स की वो रेंज करती है 1 ईयर to 5 ईयर्स, क्योंकि 5 ईयर की पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम है, बट ओनली द इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन 5 ईयर। होती तो 1 साल की भी है, 2 साल की भी है, 3 साल की भी होती हैं, बट जो पोस्ट ऑफिस की 5 साल की टाइम डिपॉजिट स्कीम्स हैं उस पर जो आप इंटरेस्ट कमाते हैं वो ही एलिजिबल होता है टाइम डिडक्शन के लिए। अगर मैंने पैसा 1 साल की पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम में डाला तो 1 साल के बाद जो मुझे इंटरेस्ट कमा के मिला उस इंटरेस्ट पे कोई डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। बट अगर वही पैसा मैंने 5 साल तक के लिए FD करा दी पोस्ट ऑफिस में, तो जो इंटरेस्ट मैं 5 साल तक कमाऊंगी वो क्या है, डिडक्शंस के लिए एलिजिबल है। सॉरी, 5 साल तक नहीं, इंटरेस्ट जो मैं हर साल कमाऊंगी उस हर साल के इंटरेस्ट पे डिडक्शन अलाउड हो जाती है। बट वो जो टाइम डिपॉजिट्स आपने करवाए हैं वो 5 साल की होने चाहिए, जिसमें पैसा आपने लगाया है वो 5 साल के पोस्ट ऑफिस में FD होनी चाहिए। क्लियर हुआ। और आपको सेक्शन 80C में डिडक्शन मिल जाएगी, किसकी, जो आपने इंटरेस्ट कमाया, जो एक्स्ट्रा आपने कमाया। क्लियर। और नेक्स्ट आपका क्या है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स। बेटा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स आपके बैंक्स में मिलती हैं। बैंक्स में अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंडर FD ओपन करा रहे हैं या कुछ भी आप ओपन करा रहे हैं, सीनियर सिटीजन की सेविंग स्कीम के नाम पे आप कुछ भी पैसा डिपॉजिट करा रहे हैं, तो उसके अंडर भी आपको क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाती है अंडर सेक्शन 80C। क्लियर। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इज द बेस्ट पॉसिबल इन्वेस्टमेंट स्कीम फॉर सीनियर सिटीजन, बट ये तभी मिलेगी जब आप सीनियर सिटीजन हैं, दैट मीन्स आप 60 ईयर्स प्लस हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। बेटा कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं स्कीम जो डिज़ाइंड होते हैं स्पेशली फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स सेविंग। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, जहाँ पे सारे इन्वेस्टर्स का पैसा कलेक्ट करके म्यूचुअली एक फंड में लगाया जाता है। ये टैक्स सेविंग के पर्पस से लगाया जाता है, जिसमें आपके जो अगर इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स है, इक्विटी लिंक्ड मतलब जो पैसा हम इक्विटी शेयर्स में डाल रहे हैं, या कुछ ऐसी स्कीम्स है जिसमें इक्विटी शेयर्स से लिंक्ड है, ठीक है, या ELSS are generally called allow investors to claim tax deduction at the extent of ₹1.5 lakh। वही है, अगर आप इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा रहे हैं तो भी आपको मैक्सिमम अमाउंट कितने का डिडक्शन अलाउड होगा, सिर्फ 1.5 लाख रुपए का। किसके अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। बात समझ आई है कि बहुत सारे पेमेंट ऑप्शंस हैं या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जहाँ पे एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है और उस इन्वेस्ट करने पे जो उसको इनकम मिलती है उस इनकम को वो बचा सकता है, जिससे उसे टैक्स ज़्यादा ना पे करना पड़े। बट वो कब, जब वो सेक्शन 80C के अंडर स्पेशली जो डिज़ाइंड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं उनमें ही इन्वेस्ट कर रहा है, और मैक्सिमम अमाउंट डिडक्शन का कितना अलाउड है, सिर्फ 1.5 लाख रुपए। ये सिर्फ 80C में है। जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर A जो है उसने सुकन्या समृद्धि स्कीम में भी पैसा लगा दिया, नाबार्ड के रूरल बॉन्ड्स भी खरीद लिए, और उसने प्रोविडेंट फंड में भी पैसा लगा रखा है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भी लगा रखा है। बेटा वो सारा पैसा पहले क्लब्ड होगा कि आपने 80C के अंडर कितनी सारी इन्वेस्टमेंट्स में पैसा डाल रखा है। टोटल अमाउंट जितना भी बनता है उसमें से सिर्फ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना बनेगा, सिर्फ 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80C में। फिर चाहे आपने कितना भी पैसा लगा रखा हो, 1.5 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी 80C में। वो 1.5 लाख माइनस करके जितना भी पैसा आपने इन्वेस्ट कर रखा है, जो बचा हुआ पैसा है, उस पर टैक्स लग जाएगा, क्योंकि कमाई तो वो थी ना।
इन्वेस्टमेंट तो तभी करता है ना बंदा जब उसने कमाया होगा। तो कमाए हुए पैसे में से जितना उसने इन्वेस्ट करा उसमें से वो अमाउंट माइनस हो जाएगा जितने की वो एलिजिबल डिडक्शन पालेगा, जो बाकी बचा अमाउंट है उस पर टैक्स लग जाएगा। बात क्लियर हुई? सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक करना, कमेंट करना और प्लीज़ बताइएगा कि और आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। वैसे तो ये मैं कंटिन्यू ही रखूँगी, इसमें बहुत सारी अभी वीडियोस चलेंगी, बट फिर भी आप लोग मुझे बताते रहिएगा किस टॉपिक पे आपको डाउट आ रहे हैं, किस टॉपिक पे आपको और ज़्यादा समझना है। तो प्लीज़ कंटिन्यू रहिए अपनी स्टडीज़ को लेकर।